हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों का 6th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6 है स्टूडेंट। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका कि योग शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो योग शब्द था वो किस धातु के शब्द से बना था, तो युज शब्द से बना था। आपके ऑप्शन में युज है, यज है, यजु है, युजु है। तो हमने आपको बताया था क्लास में स्टूडेंट कि जो योग शब्द है वो किस भाषा से लिया गया, संस्कृत के किस भाषा के शब्द का प्रयोग है या किस धातु का प्रयोग है स्टूडेंट। हम क्या बताएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, युजु। अगला क्वेश्चन है आपका, योग की उत्पत्ति क्षेत्र किसको माना जाता है। ठीक है, तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो योग की उत्पत्ति हुई है ये किस देश के द्वारा हुई थी स्टूडेंट। तो भारत देश के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई, योग की। यानी सबसे पहले जो योग की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ किया गया था, इंडिया से ही किया था। तो इंडिया के में भी किस क्षेत्र से किया गया था स्टूडेंट, तो उत्तरी भारत से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, योग चित्रवृत्त निरोध है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन में दिया है वेद व्यास, ऑप्शन बी है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन सी है भगवान कृष्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में बताया था स्टूडेंट कि योग चित्रवृत्त निरोध जो है वो यह किसका कथन था, आपका महर्षि पतंजलि का कथन था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, योगासन से लाभ होता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा ऑप्शन है हृदय स्वाभाविक रहती है, तीसरा ऑप्शन है मन स्थिर रहता है, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो योगासन से हमने आपको बताया था स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में ही बताया था कि योगा करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय गति भी स्वाभाविक रूप से होती है, हमारे श्वसन तंत्र भी सही रहते हैं, मन स्थिर रहता है। मन को अगर एकाग्रचित करना है तो भी सबके लिए भी क्या होता है, योगासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये तीनों जो है आपके क्या है, योगासन से लाभ होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, योग के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है स्टूडेंट। तो आपको मैंने बताया था कि योग के 4 प्रकार होते हैं, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है राजयोग, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान योग, भक्ति योग, तीसरा ऑप्शन है कर्म योग, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आपके क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं स्टूडेंट। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उप प्रकार बताए हैं। तो हमने आपको बताया था कि योग का दर्शन शास्त्र किसे माना जाता है स्टूडेंट, तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और योग का जनक भी किसे मानते हैं स्टूडेंट, तो महर्षि पतंजलि को हम मानते हैं। ये सब आपको हम क्लास में एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के कितने उप प्रकार बताए, यानी यहाँ पर जो उन्होंने अष्टांग जो योग सूत्र दिया था स्टूडेंट, इसके बारे में ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजयोग के कितने मतलब उप प्रकार थे। तो आपको क्या था, क्लास में बताया था स्टूडेंट कि 8 जो थे, यम, नियम, अभ्यास, ये सब क्या था, आपके 8 सूत्र थे। वही आपके यहाँ पर पूछ रहा कि राजयोग के उप प्रकार कितने हैं, तो 8। ऑप्शन ए आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला चरण क्या है आपका, यम है कि ध्यान है कि नियम है कि आसन है स्टूडेंट। तो आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट की क्लास में आपको कि यम जो है अष्टांग का पहला चरण है, और आखिरी चरण कौन था स्टूडेंट, तो समाधि था स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन आपको बन जाता है स्टूडेंट कि अष्टांग योग का अंतिम चरण कौन सा है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, अंतिम चरण हमारा क्या है, समाधि है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, राजयोग हमारे किसको नियंत्रित करने का योग है।
पहला ऑप्शन है आपका संवेदी अंग, दूसरा ऑप्शन है मन, तीसरा ऑप्शन है भावनाएं, चौथा ऑप्शन है क्रिया के अंग। तो आपको स्टूडेंट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो राजयोग होता है वो किसको नियंत्रित करने का योग है। तो आप क्या होगा, ऑप्शन बी मन। संवेदी अंग तो मान के चलिए, संवेदी अंग तो पांच होते हैं, लेकिन संवेदी अंग के अंतर्गत नहीं आएगा, क्या होगा आपका मन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, निम्नांकित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो आपको स्टूडेंट हम आज फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग यानी जो सूत्र है, योग का जो सूत्र है उसको आप लोग एकदम जुबान पर रट लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, पहला है ऑप्शन यम, दूसरा ऑप्शन है नियम, तीसरा ऑप्शन है आसन, चौथा ऑप्शन है धौती। तो जो धौती शब्द है वो अष्टांग का योग नहीं है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है योगी के द्वारा, ऑप्शन बी है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन सी है वेद व्यास, ऑप्शन डी है कपिला। तो जो योग सूत्र है, योग सूत्र के गुरु कौन थे स्टूडेंट, आपको क्लास में बताई थी, महर्षि पतंजलि थे। यानी महर्षि पतंजलि के द्वारा क्या हुआ था, योग सूत्र आपका लिखा गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि योग के जनक कौन है। तो ये आपको हम इतना रटवा दिए स्टूडेंट कि आप बिना आंख बंद करके इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, बता देंगे कि जो योग के जनक कौन है स्टूडेंट, महर्षि पतंजलि हैं स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ, ये आपके 11 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन करिए। और अभी हम कुछ क्वेश्चन रिमेन है उसे हम कंटिन्यू करा रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि योग गुरु किसे कहते हैं, तो हम भगवान शिव को योग गुरु कहते हैं। तो यानी मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की थी, तो भगवान शिव ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं। आपका ऑप्शन में दिया है 5, 6, 8, 10। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि योग में जो होती है हमारी जो शुद्ध क्रियाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट, तो जल नीति क्रिया, क्षीर दूध नीति क्रिया, स्वमूत्र गोधृत नेति क्रिया, अगला है छठा है सूत्र तथा रंबर नेति क्रिया। ये सब क्या है, आपके 6 योग शुद्ध नीति क्रिया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से योग के अनुसार मन का एक रूप है। ऑप्शन ए है तप, बी ऑप्शन है साधना, सी ऑप्शन है जप, डी ऑप्शन है यम। तो हम आपको क्लास में एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट कि जो मन का जो एक रूप होता है वो किसका होता है, साधना का होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है, ये किसका कथन है स्टूडेंट। तो आपको ऑप्शन दिया है पतंजलि, ऑप्शन बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी है भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो वेद आध्यात्मिक कामधेनु जो है ये किसका कथन है स्टूडेंट, आपका डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा ये कहा गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि योग के कितने अंग होते हैं। आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो योग के कितने अंग होते हैं, आपका यहाँ पर योग सूत्र ही पूछ रहा है स्टूडेंट, तो 8 होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसी क्वेश्चन को फिर ऐसे घुमा कर पूछ सकता है कि किस भाषा से जो है योग की उत्पत्ति हुई, तो किससे हुई थी स्टूडेंट, संस्कृत से हुई है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि युज का अर्थ क्या होता है। युज क्या है, युज जो है संस्कृत भाषा का धातु रूप है स्टूडेंट। हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, योग सॉरी अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि यूज का अर्थ क्या है। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट आपको क्लास में, यूज का अर्थ बताए थे कि एक होना, जुड़ना, मिलना, ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्रों की संख्या है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है, 197 है, 156 है, 195 है, 192। तो आपको क्लास में मैंने बताया था स्टूडेंट कि जो पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र दिया था उनकी संख्या कितनी है, 195 है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि योग नगरी यानी किस
प्लेस को, किस स्थान को हम योग नगरी कहते हैं स्टूडेंट? तो आपका ऑप्शन है ऋषिकेश, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋषिकेश है स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? योग नगरी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लेश के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्लेश के कितने प्रकार होते हैं? तो स्टूडेंट 5 प्रकार होते हैं। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की क्लेश के कितने प्रकार होते हैं? तो क्लेश के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? तो 5 होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। ये सब क्या है स्टूडेंट? क्लेश के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है स्टूडेंट? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्राणायाम में जो कितनी गतिविधियां होती हैं? 3 गतिविधियां होती हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट? तो पहला होता है पूरक, दूसरा होता है कुंभक, तीसरा होता है रेचक। पहला क्या होता है आपका स्टूडेंट? पहला आपका हो जाएगा पूरक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कुंभक और तीसरा हो जाएगा रेचक, ठीक है। ये किसके गतिविधियां है? प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं तो स्टूडेंट? तो 3 होती है। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक और रेचक होती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए और क्वेश्चन हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि योग में कितने तत्वों का ज्ञान मिलता है? स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि योग में जो है कितने तत्वों का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है विवेक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो योग में जो होते कौन कौन से तत्वों का ज्ञान मिलता है। तो प्रकृति का भी मिलता है, पुरुष का भी होता है, विवेक का भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? यानी जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं उसके कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 9। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो सूर्य नमस्कार होता है वो कितने चरणों का होता है? तो 12 चरण का होता है, यानी स्टेप 12। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 12 स्टेप होते हैं, यानी 12 होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट अगर आपके ऑप्शन में, वैसे आप सीरीज में दिया है कि आंसर सी, आपका सीरीज में हठ योग के अंगों की संख्या दिया स्टूडेंट की 6, लेकिन याद रखिएगा कि हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो 7 होती है। अगर आपके ऑप्शन में 7 नहीं दिया है तो हम 6 पर जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए होगा, 7 जो होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आधुनिक योग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1890, 1893, 1894, 1896 स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो आधुनिक योग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1893 ईस्वी में किया गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान का कितना प्रकार होता है? 3 ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो ध्यान का जो प्रकार होता है वो कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन सा स्टूडेंट? तो पहला होता है स्थूल ध्यान, दूसरा होता है ज्योतिर ध्यान और तीसरा होता है सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? पहला हो जाएगा आपका स्थूल ध्यान, दूसरा हो जाएगा आपका ज्योतिर ध्यान और तीसरा हो जाएगा आपका सूक्ष्म ध्यान। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या है? आपका ध्यान का प्रकार है। अगला स्टूडेंट है, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? आपका ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो जो मन के जो अंग होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है स्टूडेंट? तो 3 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजयोग के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? आपके ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो राजयोग के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? तो 8 होते हैं।
ठीक है। कौन कौन से, वही राजयोग, यानी राजयोग को हम अष्टांग करके भी क्वेश्चन आएगा तो भी 8 हो जाएगा, और योग सूत्र करके पूछेगा तो भी 8 होगा, और राजयोग में भी पूछेगा तो आपका तो भी क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, समाधि से पहले अवस्था को क्या कहा जाता है? समाधि से पहले अवस्था को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ध्यान, दूसरा ऑप्शन है स्नान, तीसरा ऑप्शन है सूर्य नमस्कार, चौथा ऑप्शन है धारणा। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट। अब इसमें तो मान के चलिए समाधि से पहले जो होता है, ये मतलब योग को पूछ रहा है स्टूडेंट, कौन सा योग आता है ये पूछ रहा है। स्नान, सूर्य नमस्कार, धारणा ये सब नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि योग का सांख्य से कोई संबंध नहीं है। स्टूडेंट आपको पूछ रहा है स्टूडेंट कि योग का कोई सांख्य संबंध नहीं है स्टूडेंट। तो पूछ रहा है ये ऑप्शन आपका सही है या गलत है या अनिर्धारित है या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, योग का सांख्य से तो संबंध होता ही है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिया कि नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो आपका कहा गया है कि योग का सांख्य से कोई संबंध नहीं है, ये क्या है, गलत स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से योग में कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है स्टूडेंट? पहला है आपका सामर्थ्य, दूसरा ऑप्शन है विश्राम, तीसरा ऑप्शन है लचीलापन, और चौथा ऑप्शन है उचित व्यायाम, यानी उचित एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज। तो देखिए स्टूडेंट, योग में से कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? तो आपका सामर्थ्य तो सिखाया ही जाता है, लचीलापन भी आता है और एक्सरसाइज भी है आपका। सिर्फ क्या है, विश्राम करना जो है योग के सिद्धांत में नहीं सिखाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है? आपका ऑप्शन है ए है वेदांत, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है जैन धर्म, और ऑप्शन डी है योग प्रणाली स्टूडेंट। तो अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान स्टूडेंट? तो आपका योग प्रणाली का योगदान होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि योग शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक स्थिरता पाना, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्वच्छता का अभ्यास करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाना, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि जो योग शिक्षा का जो लक्ष्य और उद्देश्य होता है आपका, जैसे भावनात्मक रूप से स्थिरता पाना, कैसे हम पाते, तो हम योग के जरिए ही अपने मन को कंट्रोल करते, जिससे क्या होती है, हमारी भावनाएं जो होती है स्थिर होती है। मानसिक स्वच्छता और अभ्यास करना, यानी रेगुलर अगर हम योग करते रहेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक स्वच्छता और अभ्यास में आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी बात सही है। फिर है आपका विद्यार्थियों का मतलब अच्छा हेल्थ बनाने के लिए सक्षम बनाना, तो ये भी आपका सही स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं ना कि योग करने से क्या होता है, हमारी फिजिकल फिटनेस सही रहती है, हम किसी भी बीमारी के जल्दी शिकार नहीं हो सकते हैं, वक्त से पहले बूढ़े नहीं हो सकते, वक्त से पहले हमारा क्या होगा, ऑर्गन्स जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी क्या होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बहिरंग योग अभ्यास है, यानी पूछ रहा है कि ये सारे जो योग अभ्यास दिए हैं उसमें से बहिरंग अभ्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ध्यान, ऑप्शन बी है समाधि, ऑप्शन सी है धारणा, ऑप्शन डी है आपका प्रत्याहार स्टूडेंट। तो आपको क्लास में एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट हम कि जो बहिरंग होता है वो किसके अंतर्गत है, मतलब बहिरंग योग अभ्यास जो है किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? तो आपका ध्यान के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ध्यान। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, योग अभ्यास की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा। ठीक है स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा जो है वो कौन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका जागरूकता, दूसरा ऑप्शन है सामान्य श्वास, तीसरा ऑप्शन है केवल मुद्रा बनाए रखना,
और चौथा ऑप्शन है इन मतलब कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको हमने बताया था क्लास में कि जो मतलब योग अभ्यास की प्रमुख विशेषता क्या होती है आपकी, तो देखिए जागरूकता। तो जागरूकता जब आएगा, हम जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर अवेयर रहते स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा, हमारा सामान्य स्वास्थ्य भी हो सकता है और केवल मुद्रा बनाए रखना भी, सब कुछ क्या होगा आपका जागरूकता में आ जाएगा। मुख्य विशेषता जो है आपका क्या है स्टूडेंट, जागरूकता ही है। इसीलिए ना योग दिवस मतलब लाएं। योग दिवस हम क्यों मनाते हैं प्रतिवर्ष, इसीलिए मनाते हैं कि जितना अधिक से अधिक लोग योग के बारे में जान सके और अपने जीवन को क्या कर सके, लंबे समय तक जीवित रहने की एक स्वच्छ प्रणाली अपना सके स्टूडेंट। या यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन शैली अपनाने के लिए क्या होता है, योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टूडेंट। आप योग करेंगे तो आप एक निरोगी क्या पाएंगे, काया पाएंगे स्टूडेंट। आपको हमने एक श्लोक के द्वारा क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पहले क्या है निरोगी काया, फिर बाद में सब कुछ धन और माया। यानी हम योग के जरिए ही क्या करते हैं, अपने शरीर को निरोग रखते हैं। निरोग रहेंगे तभी तो हम अच्छे से कोई भी मतलब सब कुछ अच्छा से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर डायबिटीज़ हो गया तो हम हमारे पास सब धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर हम मिठाई तो खा नहीं सकते ना, हम कमा रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, घर के सारे मेंबर खाते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाएंगे। तो क्या हुआ, अगर हमारी काया निरोगी रहती, हम पेशेंट नहीं रहते, तो हम भी सबकी तरह खा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका मतलब योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या होगी स्टूडेंट, आपकी जागरूकता हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की योग में 8 चक्र बनाए गए हैं, इनका वर्णन किस ग्रंथ में है स्टूडेंट। ठीक है, योग में क्या है 8 चक्र बनाए गए हैं, तो इनका वर्णन जो है किस ग्रंथ में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो पहला है आपका ऑप्शन महाभाष्य, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है योग शास्त्र और चौथा क्या है योग दर्शन स्टूडेंट। तो 8 चक्र यानी वही स्टूडेंट आप याद रखिए, अष्टांग को बोल रहा है स्टूडेंट। अष्टांग या योग गुण सूत्र, ये सब क्या है, या उसी को 8 साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, योग शास्त्र के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। योग शास्त्र के अंदर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए योग शास्त्र है तो स्टूडेंट योग शास्त्र के अंतर्गत क्या होगा, आपका योग दर्शन भी आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन आपका सी होगा। जो 8 चक्र जो बनाए गए हैं वो किस ग्रंथ में लिखे गए हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि योग शास्त्र में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की राजयोग का प्रमुख ग्रंथ है। राजयोग का प्रमुख ग्रंथ क्या है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, राजयोग का प्रमुख ग्रंथ आपका पतंजलि योग सूत्र है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका मंत्र योग कितने मंत्रों से पूर्ण होता है स्टूडेंट, तो आपका 16 मंत्र जो है मंत्र योग को पूर्ण करते स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका हठ योगी किसे हठ योग का प्रवर्तक मानते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो हठ योगी हैं वो हठ योग का प्रवर्तक किसको मानते हैं, आदिनाथ श्री शिव जीव को। हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जैसे योग शास्त्र का भगवान दर्शक किसे मानते हैं, तो शिव जी को मानते हैं। सबसे पहले मतलब मानव के लिए योग की जो धारणा थी वो किसने लाया था, तो भगवान शिव जी लाए थे स्टूडेंट। इसलिए क्या है आपका हठ योगी जो है हठ योग के प्रवर्तक जो है किसको मानते हैं, आदिनाथ श्री शिव जी को मानते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को स्टूडेंट पसंद आई होगी। तो ये आपका मेरे द्वारा 40 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है स्टूडेंट। तो इसे प्लीज़ आप लोग बी केयरफुली याद कर लीजिए। इसमें से निश्चित तौर पर आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके लग ही जाएंगे स्टूडेंट। मैं हर क्लास के बाद मतलब हर चैप्टर के बाद एक आपका चैप्टर से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ स्टूडेंट। और फिर आगे अभी आप लोगों को MCQ मतलब सीरीज लाऊंगी, 4th सेमेस्टर का भी MCQ सीरीज लाऊंगी, जिसमें क्या होगा आपके पूरे 11th चैप्टर के मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट रहेंगे। अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में 2nd सेमेस्टर का MCQ सीरीज शुरू किया है। अभी 2-4 दिन में आप लोगों का भी MCQ सीरीज शुरू करूँगी। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपका चलता रहेगा, यानी चैप्टर वाइज पढ़ना और उसके क्वेरीज स्टूडेंट चलते रहेंगे और आपका MCQ सीरीज भी इसी में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।